नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, ये किसका हिस्सा है? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। इसे अनुच्छेद 39 का घ में अनुच्छेद 39 के घ में यह प्रावधान करता है कि पुरुष और महिलाओं दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, यह अधिनियम 8 मार्च 1976 को पास हुआ था। 8 मार्च 1976 को इसे पास किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस अधिनियम के बारे में, तो इस अधिनियम के तहत किसी भी काम करने वाले इंसान के वेतन के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें प्रावधान था। यानी इस क्वेश्चन के सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। यह एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, यह एक मौलिक अधिकार भी है जो संविधान के अनुच्छेद 15 से लेकर 32 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम को दास्ता का चार्टर किसने कहा? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर कहा है। दास्ता का चार्टर कहा है। दास्ता का चार्टर कहा है। जब इसे पारित किया गया, यानी जब इसे पारित किया गया तब भारत के जो गवर्नर थे वह लॉर्ड विलिंगडन थे। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम की, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। 1919 के अधिनियम के तहत राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी वह कुछ इस प्रकार थी कि यहाँ पर कुल सदस्यों की जो संख्या थी वह 60 थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनमें जो सदस्यों की संख्या वह किस प्रकार थी, तो यहाँ पर 26 सदस्यों की संख्या जो थी वह निर्वाचित करके इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाकी 34 सदस्यों की जो संख्या थी वह मनोनीत थी। ठीक है, मनोनीत करके उन्हें इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या थी वह ऑप्शन नंबर डी यानी 60 थी। ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की, तो इनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वह सबसे पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, भारत से अलग होकर एक पाकिस्तान दूसरे देश का निर्माण किया गया, तब यह हिस्सा जो था वह पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। लेकिन बाबा साहब को वापस संविधान सभा में शामिल करना था, तो फिर से उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में शामिल किया गया। तो उनका जो निर्वाचन था वह बम्बई प्रेसिडेंसी से बाद में हुआ था, पहले पश्चिम बंगाल से होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य के शासन की जो देखभाल करता है वह कौन करता है? दोस्तों, अगर किसी कारण से राज्यपाल अनुपस्थित है, यानी राज्यपाल छुट्टी पे चला गया है, तो यहाँ पर जो राज्यपाल के स्थान पर जो देखभाल करेगा राज्य की, वह
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो यहाँ पर राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करते हैं राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्यपाल में विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या की, तो भारत में सबसे अधिक जो संख्या है विधानसभा सदस्यों की वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में शामिल है। इसमें जो कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या है वह 403 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यह बात संविधान के अनुच्छेद 164, तो यह बात संविधान के 100 यह बात संविधान के अनुच्छेद 164 में की गई है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री का चयन होता है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, संसद व विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है या फिर राज्य में विधानसभाओं के पास है। देश के यानी पूरे राष्ट्र के लिए संसद कानून बनाती है और राज्य के लिए एक कुछ विशेष शक्तियों के साथ विधानसभाएं राज्य के लिए कानून बनाती है। लेकिन इन्हें कानून बनाने का जो अधिकार है वह संविधान की किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं सही आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी संविधान की 7वीं अनुसूची में यह प्रावधान दिया गया है कि संसद अपने अनुसार किसी भी कानून को पास करवा सकती है, उसे देश में लागू करवा सकती है और विधानसभाएं अपने अनुसार अपने राज्य में कानून बनाकर उन्हें लागू करवा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना की, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की, तो संघ लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। 1926 को की गई थी। इसके बाद जब भारत के इस संविधान में इसे वर्णित किया गया तो इसे संवैधानिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को इसे संवैधानिक रूप से अपनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग एवं उनके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत बनाया गया आयोग है। 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित एक आयोग है। ये किसके द्वारा गठित किया गया था, ये किसके द्वारा गठित किया गया था, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया था। अगर हम बात करते हैं इस आयोग के बारे में, तो प्रथम वित्त आयोग की जो स्थापना है वह 1951 में की गई थी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वह एकदम सही हो जाएगा। यानी वित्त आयोग की जो स्थापना है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति द्वारा प्रथम वित्त आयोग की स्थापना की गई थी 1951 में, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तब इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी को बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया जो है वह एक राज्यों का संघ है, यानी कहे तो भारत राज्यों का संघ है, यानी किसी भी राज्य को भारत से अपनी मर्जी से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह बात संविधान के अनुच्छेद 1 में यानी भाग एक के अनुच्छेद 1 में दी गई है कि भारत अर्थात इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा जो सभी राज्यों को एकता बनाए रखेगा, यानी एकजुट बना के रखेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के आपातकालीन व्यवस्थाओं की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 से लेकर 360 तक 252 से लेकर 360 तक असामान्य स्थिति में लगने वाले आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है, असामान्य स्थिति जब भी देश में कोई आपदा आ जाती है या फिर असामान्य स्थिति गठित हो जाती है तो उस समय कुल कितने प्रकार की आपातकालीन लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 252 से लेकर 360 में बताया गया है। इसमें देश में लगने वाली 3 प्रकार के आपातकालीन का वर्णन किया गया है। दोस्तों कुल 3 प्रकार के आपातकालीन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें एक राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है। ठीक है, एक नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर राजकीय आपातकाल आ जाता है, स्टेट इमरजेंसी आ जाती है, और तीसरे नंबर पर हमारी वित्तीय इमरजेंसी आ जाती है, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल आ जाता है। ठीक है, यह कुल 3 प्रकार के आपातकाल जो है वह भारत के संविधान के अंतर्गत आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं। दोस्तों जो जिला कलेक्टर होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, वह संभागयुक्त अधिकारी के अधीनस्थ काम करता है, जिसे हम कहते हैं कमिश्नर। कमिश्नर के अधीनस्थ ये कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनमें से किसको हटाने का जो प्रावधान है वह संविधान में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है गवर्नर, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति या फिर अटॉर्नी जनरल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ना कि किसे हटाने का जो प्रावधान है वह संविधान में नहीं है, तो यहाँ पर जो गवर्नर होता है ना देश का, उसे हटाने का संविधान में कहीं से कहीं तक प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार में कितने सदस्यों को शामिल होने का सुझाव दिया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन जो है वह एक उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक 3 सदस्यों की कैबिनेट बनाकर भारत भेजा, जिसने यहाँ भारत आकर भारतीय संविधान सभा का गठन किया, उनके बारे में कुछ सुझाव दिए, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना या फिर इसे भारत में लाया गया या फिर भारत आया गया था, तो यह मार्च 1946 को भारत आया था, मार्च 1946 को यह भारत आया था। इसमें अंतरिम सरकार की जो कुल सदस्यों की संख्या थी वह कुल 14 सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में
चक्र किसका प्रतीक है? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे तिरंगा के नाम से हम जानते हैं, तिरंगा, उसमें कुल 3 रंग होते हैं, केसरिया, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे नीचे हरा रंग होता है। दोस्तों इसके बीच में जो एक चक्र लगा होता है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो बनाया गया सोमनाथ के मंदिर है, उनसे लिया गया है। तो जो ये अशोक का चक्र है, यह किसका प्रतीक है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यह एकता का प्रतीक है। भारत में एकता को बनाए रखने के लिए इसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों बात करते हैं राज्यपाल के कार्यकाल की, तो पद धारण करने से लेकर 5 वर्ष तक ये अपने पद पर निर्वाहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।